So hello guys, welcome to our YouTube channel Knowledge World. Today we are continuing this series. आप इंडियन पॉलिटी के साइलेंट फीचर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका पहला पार्ट हम लोगों ने अपलोड किया है. आई होप आपने देखा होगा और उससे कुछ सीखा होगा. उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे और बचे हुए पार्ट को आज हम इस वीडियो में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जिस अब आपने देखा ही होगा, तक कवर किया था, यानी फंडामेंटल ड्यूटी तक कवर कर लिया था. अब हम यहाँ से पॉइंट 9 से और 15 तक इस वीडियो में कवर करेंगे. इसके लिए शुरू करते हैं. चलिए, 9th पॉइंट आज हम देखेंगे. सेकुलर स्टेट. सेकुलर स्टेट का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष. इसके दो कॉनोटेशन आते हैं. अगर हम हिंदी में जब हम बात करते हैं तो दो कॉनोटेशन रहते हैं. एक तो पंथ निरपेक्ष होता है, दूसरा पॉइंट होता है, इसमें कहीं कहीं लिखा होता है धर्म निरपेक्ष. इन दोनों का बेसिक मतलब क्या है, यही देख लेते हैं. धर्म निरपेक्ष का मतलब है कि स्टेट हमारा जो है वो धर्म के नाम पर निरपेक्ष है, यानी किसी भी धर्म को जो है वो प्रमोट नहीं करता है. मतलब सारे धर्म उसके लिए क्या है, इक्वल. सभी धर्म बराबर हैं. सभी धर्मों को उतनी ही छूट है जितना एक धर्म को है. यानी जितना अगर हम हिंदू धर्म को छूट मिलती है उतना ही इस्लामिक धर्म को भी छूट मिलेगी. लेकिन पंथ निरपेक्ष एक बेसिक, एक माइक्रो कॉन्सेप्ट है जो हमारे इंडिया में फॉलो होता है. हम लोग पंथ निरपेक्ष इनडायरेक्ट लेते हैं. पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्म जो है, धर्म एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है. इसमें कई पंथ शामिल होते हैं. मतलब एक धर्म के अंदर कई पंथ हो सकते हैं. अगर हम एग्जाम्पल से इसको समझें, लाइक इस्लामिक धर्म लेते हैं अगर, तो इस्लामिक धर्म में कौन कौन से पंथ हो सकते हैं. लाइक शिया हो सकते हैं और सुन्नी हो सकते हैं. दो हो गए पंथ. उस तरह अगर हिंदुइज़्म लेंगे तो हिंदुइज़्म में कौन कौन से पंथ हो जाएंगे. इसमें हो जाएगा वैष्णविज़्म, शैविज़्म, और भी छोटे छोटे पंथ आते हैं. तो ये पंथ हो गए. तो अब हमारा भारतीय राज कैसा है, पंथ निरपेक्ष. यानी कि जो ये पंथ हैं इनसे इतर, इनसे हट के अब हमारा देश इनमें भी भेदभाव नहीं करता है. इनसे निरपेक्ष है. यानी हमारा जो भारतीय गणराज्य है वह एक सेकुलर स्टेट है, यानी पंथ निरपेक्ष है. यानी कि हम पंथों को भी जो है इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं. यानी पंथ को क्या देंगे, इक्वल ट्रीटमेंट देंगे. अब अगला पॉइंट आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के अंदर राइट टू वोट आता है. यानी कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक जो क्या है, अबव 18 है, उसको वोटिंग राइट प्राप्त है. ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, इनको हम यूनिवर्सल सफ्रेज भी कहते हैं. ये हमारी सभी प्रकार की, ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है. इसमें महिलाएं हों, पुरुष हों, जो भी व्यक्ति भारतीय सिटीजन है और उसने क्या कर ली है, उसने 18 वर्ष की उम्र को पार कर लिया है, वह अपना वोट कास्ट करने के लिए एलिजिबल है. इसलिए ये साइलेंट फीचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो होल एंड सोल है, मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सारा इलेक्शन पे ही डिपेंड होता है. और इलेक्शन में जितना पार्टिसिपेशन होगा उतना लोगों का, यानी पब्लिक का ओपिनियन का पार्टिसिपेशन हमारी पार्लियामेंट में होगा, उतनी ही पब्लिक ओरिएंटेड पॉलिसीज़ भी बनेंगी. इसलिए ये साइलेंट फीचर का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है. अब अगला पॉइंट, सिंगल सिटीजनशिप. सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब है, हमारा भारतीय गणराज्य एक ही नागरिकता प्रदान करता है. यानी कि हमारे भारत में
हमारे भारत में एक नागरिकता चलती है, यानी कि राज्यों की अपनी कोई भी नागरिकता नहीं है। एग्जाम्पल से समझेंगे, एज कंपेयर टू का यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता है इन द सेंस क्या हुआ कि ये यूएसए हो गया, ये पार्ट्स में डिवाइड है। ये मान लो ये राज्य है उनके, तो राज्यों की क्या है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है यूएसए में जो नागरिकता प्रदान करती है। उसके बाद आप जिस राज्य के नागरिक हैं वह राज्य भी वहाँ की नागरिकता प्रदान करता है। तो यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता। लेकिन अगर हम यहीं अगर भारत से कंपेयर करें तो भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 में लिखा है भारत, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि हमारा प्यारा भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, उससे कोई भी राज्य जो है सेपरेट नहीं हो सकता। इसलिए हमारी सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है। इस वजह से हमने देखा था कि क्यों बल्किनेस आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि वास्ट एरिया कवर करता है। दोहरी नागरिकता होने से अगर आप स्वेच्छा से अगर कहीं से किसी राज्य की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो स्वयं ही इंडिया की नागरिकता आप खो देते हैं। इसलिए ये साइलेंट फीचर में एक महत्वपूर्ण प्रावधान हो जाता है। अगला पॉइंट है इंडिपेंडेंट बॉडीज़। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एक अलग एक स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। उन इंस्टीट्यूशन में आ गया हमारा नीति आयोग, नीति आयोग आ गया। कुछ ट्राइब्यूनल्स हैं, उसके बाद आरबीआई हो गया जो मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति निर्धारण करता है। इसी तरह के जो बाहरी इंस्टीट्यूशन होते हैं जो देश के नीतियों को निर्धारित करते हैं, लेकिन इनका गवर्नमेंट पे जो है गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि गवर्नमेंट इनको निर्देशित करती है। ये पॉलिसी इनकी डिसाइड करती है देश का भविष्य। इनसे क्या होता है कि ये डायरेक्ट हमारे इलेक्टोरल सिस्टम से जुड़ी न होकर अपना स्वतंत्र कार्य करती हैं और अपना व्यापक प्रभाव डालती हैं। इसलिए इनका रोल भी हमारे देश के निर्माण में या देश के निर्माण कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इंडिपेंडेंट बॉडी को साइलेंट फीचर में रखा जाता है। इसी तरह 13वां पॉइंट है इमरजेंसी प्रोविज़न यानी आपातकालीन प्रावधान। हमारे भारतीय संविधान में 3 तरीके के प्रावधान दिए गए हैं। एक है फाइनेंशियल, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन, उसके बाद इनके बाद आता है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल। ये तीनों प्रावधान के अंतर्गत हमारे किसी भी आपातकालीन स्थिति को निपटने के सुव्यापक प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं। इन प्रावधानों को लागू होने पर हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम यूनिटरी बायस्ड हो जाता है, यानी कि पूरी उसकी शक्तियाँ केंद्र में एकत्रित हो जाती हैं, क्योंकि ये आपातकालीन स्थिति होती है। इसलिए केंद्र को फैसला लेने का पूरा अधिकार होता है। इस 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट मतलब त्रिस्तरीय गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन लेवल पहला होगा यूनियन, फिर क्या होगा स्टेट, इसके नीचे क्या आएगा स्टेट के नीचे लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज यानी ये 3 स्तर की सरकार होती है। यानी कि कोई पॉलिसी अगर बनी तो यह यूनियन बनाता है और राज्य पे आती है, राज्य बना के तो त्रिस्तरीय गवर्नमेंट हो गई। ये लागू किया गया था 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1993 से ये अधिक इफेक्टिव बनाया गया है। ये प्रावधानों से लॉ एंड ऑर्डर और
चेक एंड बैलेंस का सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए यह साइलेंट फीचर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। अगला हमारा आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जानने से पहले जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती क्या हैं। कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेट करना, मतलब कोई संस्था बनी है, उसमें विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर्स हैं जो कि अपने आप में एक व्यापक भूमिका रखते हैं। इनके कलेक्टिव विल से एक फोरम बनाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इनका रोल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके अंदर किसी एक का ओपिनियन नहीं होता है, कई संस्थानों का ओपिनियन होता है, इसलिए यह एक डेमोक्रेटिक संस्था बन जाती है जो कि भारत के गणराज्य के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य को चलाने व सुचारू रूप से व्याप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एग्जाम्पल के रूप में आप अमूल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एग्जाम्पल है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फॉर्मेशन की बात की गई है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही टॉपिक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।